हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण भाग 2। इस भाग को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस वीडियो के अंत में आप उदासीनीकरण क्या है तथा उदासीनीकरण के हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है के बारे में समझ पाएंगे। हमने जहाँ भाग 1 में सीखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, तथा हमने यह भी सीखा कि विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों में कौन कौन से अम्ल और क्षारक पाए जाते हैं। जैसे चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने यह भी सीखा था कि गुड़हल की पंखुड़ियों का विघटन तथा हल्दी का पेस्ट विभिन्न पदार्थों के साथ किस प्रकार रंग परिवर्तन करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने भाग 1 में यह भी पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोल्फथैलीन कहते हैं। अब तक जो हमने सूचक पढ़े हैं वह गुड़हल की पंखुड़ियाँ, हल्दी का पेस्ट और लाल और नीले लिटमस के बारे में हम जान चुके हैं कि वह अम्ल और क्षारक के साथ किस प्रकार रंग परिवर्तन करते हैं। वे सभी प्राकृतिक सूचक हैं। फिनोल्फथैलीन मानव निर्मित जो अम्ल के साथ रंगहीन रहता है, जबकि क्षारक के साथ यह गुलाबी रंग देता है। आइए उदासीनीकरण को हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं कि उदासीनीकरण क्या है। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल को डाइल्यूट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अम्ल को जल में एक एक बूंद करके डालना चाहिए और हिलाते रहना चाहिए। हमें अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि यह काफ़ी ऊष्मा अपक्षेपीय अभिक्रिया है और हमें चोट लग सकती है। तो इसे अपने टीचर की देखरेख में ही करें और इसके लिए हमें फिनोल्फथैलीन की आवश्यकता होगी। क्षारक के रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब को इसके 1/4 भाग तक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। अब इसमें फिनोल्फथैलीन की, ये फिनोल्फथैलीन है। अभी आप इन दोनों के रंग को नोट कीजिए। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तनु और ये फिनोल्फथैलीन। मैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 2-3 बूंदे फिनोल्फथैलीन सूचक की डालता हूँ। क्या इसके रंग में कुछ परिवर्तन होता है। अब मैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक है की बूंदे डालता हूँ और देखता हूँ इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। क्या इसके रंग में कुछ परिवर्तन हो रहा है। यह हल्का गुलाबी होना प्रारंभ हो जाता है। इसमें तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालते रहो तब तक यह गुलाबी न हो जाए। कैसा कलर मिलता है इसका, हमें गुलाबी कलर मिलता है। अब मैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसका कलर कैसा होता है। हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन की इसमें बूंदें डालते हैं।
यह वापस से रंगहीन हो जाता है। अब एक बार फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालते हैं और देखते हैं इसके रंग में क्या परिवर्तन आता है। यह वापस गुलाबी रंग का हो जाता है। एक बार फिर इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल के देखते हैं। यह वापस रंगहीन हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलेन है, जो हमारा विलेन है क्षारकीय होता है तो फिनोल्फेथैलीन गुलाबी रंग देता है। इसके अतिरिक्त जब विलेन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है, जैसा कि हमने क्रियाकलाप में देखा था। जब किसी अम्लीय विलेन में क्षारकीय विलेन मिलाया जाता है तो दोनों विलेन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलेन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलेन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय है। दूसरे शब्दों में अम्ल और क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलेन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं। आइए उदासीनीकरण की परिभाषा समझते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, जैसा कि हमने क्रियाकलाप में देखा था। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम फिनोल्फिनोलिन डालते हैं तो वह रंगीन रहता है, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालते हैं तो वह गुलाबी रंग का हो जाता है, और दोबारा से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से वह वापिस रंगहीन हो जाता है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जो हमने अभिक्रिया की थी उसमें क्या है, ऊष्मा भी निकलती है। यदि हम इस टेस्ट ट्यूब को बाहर से स्पर्श करके देखें तो यह बाहर से गर्म है, और इसमें क्या निर्मित हुए हैं, लवण और जल भी निर्मित हुए हैं। तो इस तरह हम क्या प्राप्त होते हैं, अम्ल प्लस क्षारक, हमें क्या मिलता है, लवण और जल, और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो यहाँ पे क्या था इस अभिक्रिया में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमें क्या मिला, जल, लवण और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अब लवण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के बारे में सुना है? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव के बारे में सुना है? आइए अम्ल वर्षा को समझते हैं। जैसा कि नाम से पता करता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा जल में यह अम्ल कहाँ से आते हैं? तो अम्ल वर्षा होती है वो कैसे होती है, उसमें अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्ल इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल, पौधों और जंतुओं को हानि पहुंचा सकती है। जैसे ताजमहल की जो बाहरी परत है, संगमरमर की परत, हो पीले रंग की हो जाती है अम्ल वर्षा के कारण।
आइए अब यह समझते हैं कि उदासीनीकरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अपातन। अपातन क्या है, आइए अपातन के बारे में समझते। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। जैसे भोजन के साथ जो हानिकारक कीटाणु वगैरह है वो साथ में चले जाते हैं तो ये तो मार देता है और भोजन को नरम बनाने में हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। अपाचन हम गांव में आम भाषा में कहते हैं कि बदहजमी हो गई है, पेट में क्या होगी है, एसिडिटी होगी है, उकारा बोलते हैं जिसको। अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हमें दूध या मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे क्षारक है और HCl क्या है यहाँ पे अम्ल। तो दोनों की अभिक्रिया से क्या बन जाता है, लवण और जल का निर्माण होता है। दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रतिअम्ल देते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और हमें आराम मिल जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि अपाचन में हमारी ये क्या करता है, अपाचन से रिलीफ में हमारी सहायता करता है। नंबर 2, चींटी का डंक। कई बार हमें चींटी काट लेती है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन, दोनों क्या है यहाँ पे क्षारकीय है, विलयन बनकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है और हमें आराम मिल जाता है। ये भी एक उदासीनीकरण का ही उदाहरण है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। हम ज्यादा फसल के लिए क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उर्वरक मृदा में डालते रहते हैं। मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारकीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। इस तरह क्या होता है, उदासीनीकरण का उपयोग हम मृदा के उपचार में भी करते हैं। ये मृदा जो है, ये जो फोटो दिखाया हुआ है, ये अम्लीय भूमि का एक फोटो है। इस तरह से ये क्या है, अम्ल दिखाए हुए हैं। कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो यदि हम सीधे ही उन अम्लीय पदार्थों को नदियों और तालाबों में बहा देंगे तो जो जीव जंतु है नदी में, तालाब में, उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो उनको क्षारकीय पदार्थ मिलाकर क्या किया जाता है, उदासीनीकरण, ताकि उनका प्रभाव जल में कम से कम हो। तो हमने देखा कि उदासीनीकरण क्या है, उदासीनीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, वे पदार्थ जो न तो जल में न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय डैश कहलाते हैं। आपने यहाँ पे खाली स्थान करना, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2, जब डैश काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन, यहाँ पे क्या आएगा, विलयन, क्या आएगा, विलयन।
कार्बोइलेट लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपने खाली स्थान भरना है। प्रश्न नंबर 3, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे डैश किया जाता है। उसे क्या किया जाता है? खाली स्थान भरना है। प्रश्न नंबर 4, हमारे अमाशय में डैश अमल पाया जाता है। हमारे अमाशय में कौन सा अमल पाया जाता है? और प्रश्न नंबर 5, क्षारकीय विलयन के साथ फिनोल्फेथलीन डैश रंग देता है। फिनोल्फेथलीन क्षारक के माध्यम के साथ कैसा रंग देता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर आपने अपने से संबंधित अध्यापक के पास इनको भेजने हैं। धन्यवाद।